नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। करनाल में आज सभी प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल रही। सरकार के सामने मुख्य तौर पर आईटीई एक्ट खत्म करने की मांग और स्कूल वाहन को 13 साल तक पास करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर सभी निजी स्कूल संचालक हड़ताल पर रहे। करनाल निजी स्कूलों की हड़ताल, जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अगर नहीं मानी मांगे तो जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर और सरकारी कार्यक्रमों को करेंगे बहिष्कार। करनाल में आज सभी प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल रही। सरकार के सामने मुख्य तौर पर आईटीई एक्ट खत्म करने की मांग और स्कूल वाहनों को 15 साल तक पास करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर सभी निजी स्कूल संचालक हड़ताल पर रहे। निजी स्कूल संचालकों ने मांगे न मानने पर प्रदेश भर में हड़ताल की चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्दी हमारी यह मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और सरकारी कार्यक्रमों का भी बहिष्कार करेंगे। हजारों की संख्या में करनाल के निजी स्कूलों में काम करने वाले सभी टीचर स्कूल संचालकों के साथ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करते महात्मा गांधी चौक से जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उपायुक्त करनाल जे गणेशन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। करनाल पहले कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट बंद हुए थे, अब करनाल बंद हुआ है और आज करनाल बंद होने के बाद हम एक अनाउंसमेंट आपके माध्यम से सरकार को करना चाहते हैं कि सीएम साहब हमारे करनाल के हैं, करनाल उनका क्षेत्र है। हम 3-4 बार टाइम मांग चुके हैं, टाइम हमें दें, हमारी बात सुने और हम ये चाहेंगे, अगर हमारा, मैं प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा, अगर ये हमारी बातें नहीं मानते या हमारे को बताएं कि ये चीज सही है तो हम मानेंगे, लेकिन हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें। और अगर ये नहीं करते, हम सरकार के, चाहे वो योगा का प्रोग्राम था, चाहे वो राहगिरी का प्रोग्राम है, चाहे कोई प्रोग्राम है, स्कूलों ने बढ़ चढ़कर हर एक सरकार के प्रोग्राम में साथ दिया है और बिना स्कूलों के प्रोग्राम के कोई भी प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता था। तो हम एचटेट का भी जो सरकार का पेपर है उसका भी विरोध करें, हम अपने सेंटर नहीं देंगे और ना ही हम ये किसी भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारी हाथ जोड़ के आज गांधी जी की हमने फूल माला अर्पण करी है और बेनती है हमारी कि हम गांधीगिरी के माध्यम से ये हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारे साथ बैठ के ये हमारी बातें सुने, या हमें समझाएं या हमारे से समझ लें। आज करनाल के सभी स्कूल बंद, सभी प्राइवेट स्कूल बंद हैं और स्कूलों के ऊपर जो मनमानी जो शर्तें थोपी जा रही हैं, चाहे वो 134A के रूप में हो, चाहे बसों की एज को घटाने के रूप में हो, चाहे बसों के ऊपर सीसी कैमरे के रूप में हो, चाहे वो मान्यताएं न देने के बारे में हो, इन सभी चीज़ों के विरोध में हम लोग जो है स्कूल सारे बंद हैं और हमने ये प्रोटेस्ट निकाला है और इसका ज्ञापन डीसी साहब को दिया है। लेकिन न्यायालय आदेश दे चुका है 134 के खिलाफ, उसके खिलाफ भी आप जाएंगे? 134A के अंदर कोई स्कूल खिलाफ नहीं है। आप तो 10% की बात करते हैं, हम 50% बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बात की सुनिश्चित हो कि उसका खर्चा कौन वहन करेगा। क्या वो जो दूसरे बच्चे जिनके ऊपर खर्चा डाला जा रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा अमीर है? क्या वो इस परिस्थिति में है कि उन जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाना है उनका खर्चा खुद वहन कर सके? हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2015 को बिल्कुल साफ निर्देश दिया था कि जो भी बच्चे फ्री पढ़ाए जाएंगे उनका खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। लेकिन 12 अगस्त को आधी रात को, एक काली रात को, काला कानून पास कर दिया कि इनके खर्चे जो है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कि इनके रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगी। हम इस बात के खिलाफ है कि जो दूसरा बच्चा, आम बच्चा, जो एक मेरा वर्ग का जो बच्चा है, जो एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए जाता है, तो उसके ऊपर अननेसेसरी बोझ न डाला जाए। मांगे नहीं मानते, आगामी रणनीति क्या रहेगी? हाँ जी, मांगे नहीं मानते। हमें पहले एक दिवसीय जो है वो किया जा रहा है एक अलग अलग जिलों के अंदर, फिर जो है उसके अंदर संयुक्त रूप से पूरा हरियाणा अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। और ये केवल ये नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी टैक्स अल्टीमेटली कौन उसको सहन करेगा? वो गरीब बच्चा जो अच्छी शिक्षा के उद्देश्य से आपके प्राइवेट स्कूल में आता है। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, इसलिए प्राइवेट स्कूल अस्तित्व में आए। लेकिन जो बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है, न केवल अपनी फीस दे, दूसरा जो फ्री पढ़ाना उसकी फीस दे, बस के सीसी कैमरे की फीस दे, जो है प्रॉपर्टी टैक्स की फीस दे, तो उस बच्चे का अधिकार छीना जा रहा है। उसके खिलाफ हम जो है लोग हैं। हमने आप डी साहब को, उपायुक्त महोदय को जो है ज्ञापन दिया है और हम जो है मुख्यमंत्री के नाम है, ताकि वो मुख्यमंत्री को प्रेषित करें और ये सरकार जो है इस बारे में जागे और जो बच्चों की जो शिक्षा के ऊपर जो है जो कठोराघात हो रहा है इसको हम बंद करें। विजेंद्र मान, प्रेसिडेंट हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ। आज से करनाल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉक्टर के श्रीवास्तव ने किया। आज से करनाल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर के श्रीवास्तव ने किया। प्रदर्शनी में देश भर के अलावा विदेशों की भी कंपनियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।
जिसमें किसानों ने गहन रुचि दिखाई। इस अवसर पर भारतीय कृषि यंत्रों और उन्नत बीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें देश के भावी कृषि स्वरूप की झलक साफ दिखाई दी। कृषि एवं बागवानी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए NDRI के निदेशक डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने कहा है कि पहली किसी निजी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिससे किसानों को देश नहीं विदेशी तकनीक की जानकारी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज खेती का स्वरूप बदल रहा है, जिससे किसानों को भी अपना परंपरागत कृषि पद्धति में बदलाव करना जरूरी है। गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर इंदु शर्मा ने कहा है कि इस प्रदर्शनी में निजी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि किसानों को नई मशीनरी व तकनीक की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे भी ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में किसानों को नई कृषि में किस्मों की जानकारी देने के साथ बेटी बचाओ, स्वच्छता व केंद्र की अन्य योजनाओं से भी रूबरू कराया जाएगा। प्रदर्शनी में आए किसानों ने भी गहन रुचि दिखाते हुए नए कृषि यंत्रों और बीजों को खेती के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के आयोजन से उन्हें खेती बाड़ी में आ रहे बदलाव व आधुनिक तकनीक का पता चलता है, जिसका प्रयोग अपने खेतों में करके लाभ कमा सकते हैं। ये जो हमने यहाँ मशीन देखी मेले में बहुत अच्छी लगी। इसको देखने में इससे एक तो हमें लेबर का फायदा मिलेगा कि जिसमें 10 आदमी की जरूरत पड़ती है, हमने एक ही आदमी काम कर सकेगा। नई तकनीक देखने को मिल रही है मेले में। यहाँ सब्जियों की नई वैरायटियाँ हैं, गन्ने की नई वैरायटियाँ हैं, तो ये चीज़ें देखी हमने। इंटरनेशनल मेला है, हाँ, बाहर से भी कहीं लोग आ रहे हैं। हाँ, बाहर से भी आए, यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाए, करनाल से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। विदेश की कंपनियां भी आई हैं। हाँ, विदेशी कंपनियाँ आई है, जैसे ये ट्रैक्टर है, कुम्बोटा ट्रैक्टर है, ये अच्छा 4x4 ट्रैक्टर है, मतलब जिम्मेदार अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। बीजों की जानकारी भी मिली आपको? हाँ, बीजों के बारे में जानकारी मिली, गेहूँ के बीज हैं, सब्जी की पौधा है, उसके बारे में जानकारी मिली। तो इससे फायदा होगा किसानों को? हाँ, किसानों को देख के जागरूक होंगे, किसानों को उसके लाभ तो मिलेगा ही। हाँ, ज़्यादा हाँ पैदावार में फर्क तो पड़ेगा, जो किसानों को इस बारे में पता लगेगा तो उसमें फर्क तो पड़ेगा ही। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश कल्याण है जी। है जो हर साल ही हम करते हैं, तो इस बार थोड़ा नया प्रयोग किया है कि एग्रीटेक वर्ल्ड के साथ मिलके हम कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे कुछ जो प्राइवेट कंपनीज भी आ सकें, ताकि फार्मर्स को पता चले कि कौन सी मशीनरी है, कौन सा बीज है और किस तरह की खाद है या और तरह जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो हम ये प्रयोग अगर सफल रहा तो इस तरह हम 3 दिनों के लिए हमेशा ही मेला किया करेंगे। इसमें सिर्फ हम गेहूँ के बारे में, जौ के बारे में और इसकी मशीनरी के बारे में और इसकी बीमारियों के बारे में, वीडीसाइड खरपतवार के कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी गेहूं के बारे में जो डिफरेंट सेशंस है उसमें हम बातचीत करेंगे। और किसानों के साथ ये है कि किसान भी अपनी बात हमें बताएंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, जो हम 4 से लेके 6 सेशंस में करेंगे। और जो बेटी बचाओ अभियान है या और भी जो गवर्नमेंट के दूसरे प्रोग्राम्स हैं, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप और रोड सेफ्टी, इस तरह की कुछ नाटिकाएं भी हम फार्मर्स को दिखाएंगे, ताकि उनका उत्साह बढ़ता रहे कृषि की तरफ को आने के लिए। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महोबा जनपद के थाना श्रीनगर में नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता ने न्याय की गुहार पुलिस से लगाई, लेकिन पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। महोबा जनपद के थाना श्रीनगर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 2 लोगों ने अगवा कर गैंगरेप किया। पीड़िता के न्याय के लिए पुलिस ने गुहार लगाई, लेकिन पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। मामले की जानकारी मिलने पर एएसपी डॉक्टर रामेश सिंह ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मैं शाम 7 बजे अपने घर से अपने चाचा के घर जा रही थी। वहाँ पे 2 लगे लोग, बलराम और मुन्नीलाल, उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुन्नीलाल अपने बाड़े में ले गया मुझे। वहीं पर उसका एक मकान है और मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया, मेरे साथ गलत काम किया। कितने लोगों ने गलत काम किया? दोनों ने। फिर इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। और वहाँ पर मेरे चाचा जी पहुँच गए। अच्छा, पुलिस के पास गई तो पुलिस ने क्या कहा, क्या कार्रवाई की अपनी? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, वो रिपोर्ट ही नहीं ले रहे हैं। आरोपियों को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले घटने का नाम नहीं ले रही है। नाबालिग लड़कियों के साथ हो रही रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला महोबा जनपद के थाना श्रीनगर क्षेत्र के गांव नानौरा का है। बीते दिनों ग्राम निवासी 13 वर्षीय किशोरी को गांव से ही 2 दबंगों ने उसे अगवा कर लिया और जब शौच क्रिया के बाद अपने घर जा रही थी, गांव के बलराम और मुन्नीलाल नाबालिग का मुंह बंद कर उसे एक सुनसान बाड़े में ले गया और उसे बंधक बनाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म। वहीं शाम से गायब किशोरी अपने घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खोजते हुए बाड़े पहुंचे, जहां दोनों आरोपी उसे दबोचे हुए थे।
परिजनों को आता देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। रेप पीड़िता को लेकर परिजन थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पीड़िता द्वारा आप बीतते पुलिस अधिकारियों को बताई गई, जिसके बाद एएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों के खिलाफ बलात्कार के द्वारा 376 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि घटना के बाद से दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं। और मेरी बच्ची जा रही थी मेरे घर से चाचा के पास, रास्ता में जो दो लड़के लगे हुए थे, इन्होंने दोनों ने पकड़ के मेरी बच्ची को अपने बेड़ा के अंदर खींच के ले गए। अंदर एक कोठा है, उस कोठे में इन्होंने जो कुछ भी किया है, जबरदस्ती किया, बलात्कार किया है, सारी काम किया है इन्होंने। और साहब मैं तो आपसे परेशान हो कि मैं तो 3 दिन चक्कर काटता हूँ 2 दिन से थाने में, और मेरी कोई सुन नहीं रहा है सरकार। अब मैं क्या करूँ? क्या कहना है आपकी पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है? मेरी पुलिस मदद करती नहीं है जी कोई साहब। और मैं तो अब मुझे रास्ता है नहीं, कहीं जहाँ रास्ता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरी जहाँ सुनवाई होगी वहाँ कोई सुन लेगा। तो ग्राम ननौरा में 376/511 लिखा गया है, जिसमें 2 नामजद आरोपी हैं और लड़की का मेडिकल कराने के लिए भेज दिया गया है और विवेचना जारी है। जो भी होगा विवेचना के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। जिले के रिंग रोड पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 अवैध हथियार बरामद किए। रतलाम जिले की रिंग नोद पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 अवैध हथियार बरामद किए। इस सफलता पर एएसपी ने पुलिस दल को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया है कि रिंग नोद पुलिस से मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर कललिया फंटा पर घेराबंदी कर 4 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। इनकी तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 3 12 बोर के देसी कट्टे तथा एक 315 बोर का कट्टा, इस तरह कुल 8 हथियार तथा बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस जब्त किए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये अवैध हथियार जालम सिंह सरदार सिगली नगर निवासी ग्राम सिंघाना जिला धार से खरीदना बताया। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के ठिकानों पर भी छापे मारे, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 301/15 25 और 27 आर्म एक्ट काम करके पुलिस आरोपी को रिमांड प्राप्त कर अवैध हथियारों को खरीदने तथा अन्य स्रोतों के संदर्भ में जांच की जाएगी। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि उक्त प्रशंसनीय कार्य व सफलता पर रिंग नोद थाना प्रभारी, ढोंढर चौकी प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मी को संयुक्त रूप से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
रतलाम से राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से बहुत उत्साहित होकर लौटे हैं। स्टेट हैंगर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें जायका के 3% की दर से लोन की बात की है। इस पैसे को इस्तेमाल इंदौर और भोपाल में मेट्रो के लिए किया जाएगा। अब मैं सभी कार्यकर्ता अपने जन नायक का यहाँ स्वागत कर रहा है, वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार चौहान जी को वे साल पहनाकर बड़ी माला से माननीय हमारे प्रदेश के जन नायक जी का स्वागत करें, वंदन करें। भाई रामेश्वर शर्मा जी, सुरेंद्र सिंह जी, सुरेश चक्रवर्ती जी, भाई आलोक रंजन जी। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी से भी निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे आदरणीय रामपाल सिंह जी से भी निवेदन करूंगा। जी से निवेदन है, वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। राजगढ़ के जिलाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा जी भी माननीय मुख्यमंत्री। आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए हम सब परिवार के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मंच पर उपस्थित ये हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपका प्यार, आपका विश्वास, यह हमारा संबल है, हमारी ताकत है। और आपका ये स्नेह और विश्वास देख के उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। मैंने हमेशा कहा है, मैं फिर दोहराता हूं, एक ही जिद है, एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है। मध्य प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाएंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चौतरफा काम करेंगे, सब दिशाओं में काम करेंगे। और इसलिए एक तरफ सड़कों का जाल, बिजली की व्यवस्था, पानी का इंतजाम। अरे आखिर 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 36 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो गई है और 60 लाख हेक्टेयर करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। पूरी टीम के साथ, मैं अकेला नहीं, पूरी टीम मिलकर इस दिशा में दिन और रात काम कर रही है। खेती सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेती को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब भी संकट की घड़ी आई है, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रही है, मुख्यमंत्री खड़ा रहा है। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, दिक्कत है सूखे की। कई जगह पानी बहुत कम गिरा है, नहीं गिरा, सूखा आ गया, सूखा पड़ गया। कई जगह बहुत पानी गिर गया, फिर लंबे समय तक नहीं गिरा, गैप बहुत ज्यादा हो गया। पहले थोड़ा अतिवृष्टि में नुकसान हो गया, कहीं कहीं येलो मोजिक आ गया, उसके कारण फिर फसल का नुकसान हुआ है। किसान कई बार मौसम की मेहरबानी पे जिंदा रहता है। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल ही हमारी फिर बैठक होने वाली है मेरी टीम के साथ। इसके पहले भी हमने बैठक की है। सूखे का संकट हो, निपटेंगे, चिंता मत करो। पहले भी इस संकट के पार किसानों को निकाल के ले गए और आज फिर शिवराज सिंह चौहान कहता है
जहां भी संकट है किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। इस संकट के पार मैं निकाल के ले जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाल के ले जाएगी। आखिर यही सरकार है, कब की सरकार ने इतना दिया कोई बताए? 12,000 करोड़ रुपया में वित्त मंत्री बैठे हैं। बिजली की सब्सिडी से लेके, खाद और बीज की व्यवस्था से लेके, अलग अलग सुविधाओं से लेके, 0% ब्याज से लेके, पिछले साल लगभग 12,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को अलग अलग तरीकों से देने का काम किया था और अब भी पीछे नहीं रहेंगे। और इस साल से तो लागू हो रहा है, 100 रुपया ले जाओ और साल भर बाद 90 दे जाओ। चिंता मत करो मेरे किसान भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त खाद बीज की उपलब्धता है, पानी का मैनेजमेंट हम ऐसा करेंगे। अधिकांश जलाशय भरे मध्य प्रदेश, सूखे नहीं है, बांधों में पानी, उस पानी को हम मैनेज करके इस ढंग से खेत छोड़ेंगे कि आपकी रबी की फसल बिगड़ने नहीं दी जाएगी, रबी की फसल नहीं बिगड़ने दी जाएगी। और जहां नहरों का पानी नहीं है, वहां कुओं में, ट्यूबवेल में जितना पानी है उसका बेहतर उपयोग करेंगे, बिजली की और बेहतर व्यवस्था करेंगे। अरे कभी कभी आती है परेशानी, थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो साल हारते हैं, जिंदगी थोड़ी हारते हैं। शिवराज जिंदगी नहीं हारने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं हारने देगा। कल ही हम फिर बैठने वाले हैं और कल फिर विस्तार से बात करने वाले हैं। जहां जैसी स्थिति होगी निपटा जाएगा। किसान भाइयों, मैंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो बाकी काम बंद कर दूंगा, लेकिन किसानों को किसी भी कीमत पे निराशा के गर्त में हम नहीं जाने देंगे। फिर अच्छा साल आएगा, फिर अच्छी फसल आएगी। और फसल के साथ साथ मैं मानता हूं 2 चीजें, एक तो हमको फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारी किसान की फसल है उसका वैल्यू एडिशन, उससे चीजें बनाने का काम अब मध्य प्रदेश की धरती पर हमें करना पड़ेगा। उसने भी जापान में मेरी बात की, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां जो अलग पैदा करता उससे, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। खेती के साथ साथ एक दूसरा रोजगार जोड़ने का भी अभियान हम चलाएंगे। नई श्वेत क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे ताकि किसान को अतिरिक्त आय हो। हम कोई कसर उस पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, धरती मैया तो उतनी है, सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आखिर कितनों का पेट अकेली धरती में भरेगी बहनों और भाई? हमको सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि खेती तो है ही, खेती हम करेंगे, खेती को उन्नत बनाएंगे और उन्नत बन रही है। 5 लाख हेक्टेयर में होती थी पहले हार्टिकल्चर की फसल, अब 15 लाख हेक्टेयर में हो रही है। पाली हाउस, ग्रीन हाउस, आधुनिक तकनीकी अपनाएंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, सहायता भी करेंगे, आमदनी बढ़ाने में भी मदद करेंगे, नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, सारे इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ खेती से जनसंख्या का बोझ कम करना पड़ेगा। कब तक 65% आबादी केवल कृषि पर जिएगी? और खेती इसलिए करते हैं ज्यादा लोग कि रोजगार के कांग्रेस जिंदाबाद, युवा मैदान में, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस पार्टी मैदान में। ये बता फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।